तो उन्होंने कहा कल कितना लेट आएंगे ना भाई, अब नहीं जो है ना। असल में आज वो थोड़ी कंफ्यूजन भी थी, उसके बाद मैं भी एक गलत मतलब एक जगह पे बड़ा गलत फंस गया था। अगर मैं कहूँ गलत जगह पे फंस गया था तो आपके एक जगह पे गलत फंस गया था। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर को पता नहीं कोई छोटा सा प्रोटेस्ट हो रहा था या क्या था, तो वहां पे जो है ना वो ट्रैफिक की कंजेशन काफी ज्यादा हुई हुई थी जी। तो क्या चैप्टर 3 की तरफ चलें? चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ये चैप्टर 2 से बड़ा है, इसमें बातें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मेरे सामने जो नौजवान इस वक्त मौजूद हैं, जोश आग लगाने की कल्पना रखते हैं, और अब चाय पी के तो जो है ना, आप तो जो है ना जो पढ़ाएंगे पढ़ाने से पहले समझ आ जाएगा। चैप्टर 3, अब देखें चैप्टर 2 का बेसिक काम ये था कि आपको एक इंट्रोड्यूस कर दे कि कॉन्ट्रैक्ट तक क्या है, और बता दे कि भाई एक ऑफर एक्सेप्टेंस तक कैसे पहुंचती है और किस तरह से ये सफर तय होता है। अब ये ऑफर एक्सेप्टेंस जो कि सबसे जरूरी चीज है, इसके बगैर तो कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती। यानी प्रॉमिस तक पहुंचने के लिए आपको ऑफर एक्सेप्टेंस तो चाहिए, लेकिन ये जो एग्रीमेंट इनके दरमियान हो रहा है, ये लॉ की तरफ से एनफोर्सेबल होगा या नहीं होगा, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ एसेंशियल्स पूरे हों। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तकरीबन 8 के करीब एसेंशियल्स हैं, जिनमें से 2 ऑफर और एक्सेप्टेंस है, वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। एक एसेंशियल इन्होंने एक और जगह पे जाके कवर कर दिया है, और ये चैप्टर हमें 5 एसेंशियल्स के बारे में बताता है। तो सबसे पहले ये चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो ये आपको एक तो जज़ाकल्लाह, ये एक तो आपको एसेंशियल्स के बारे में बताना चाहता है, दूसरा ये चंद वर्ड्स पे बहस करना चाहता है। एक दफा वो बहस सुन लेते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्कुल सही है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, उसे हम कहेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन समटाइम वॉइड एग्रीमेंट होता है, ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। अब ये 2 बातें, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो, इसका मतलब ये है कि वो एग्रीमेंट जिसमें लीगल बाइंडिंग ऐड नहीं होगी वो भी वॉइड हो जाएगा। दूसरा, अगर एग्रीमेंट ही इतना गंदा हो, इतना फजूल हो, इतना गलत हो कि वो एनफोर्स ही ना हो सके, चोरी करने का एग्रीमेंट हो, कत्ल करने का एग्रीमेंट हो, डाका डालने का एग्रीमेंट हो, तो गलत एग्रीमेंट जो है वो भी नहीं, तो इसका मतलब है वॉइड एग्रीमेंट। ऐसे एग्रीमेंट को कहेंगे विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एक भी फीचर अगर मिस हो जाए, एनफोर्सेबल बाय लॉ में सो जाए तो भी वॉइड है, और अगर एग्रीमेंट ही गलत है तो ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं, वो कभी भी जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो वॉइड एग्रीमेंट, और जो है ही नहीं बाय लॉ एनफोर्सेबल, वो तो शुरू से गलत है, वो तो एग्रीमेंट बनते वक्त ही गलत था। तो उसके लिए हम एब इनिशियो के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जो हमने सीलो में भी देखा था कि एब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम स्टार्ट। तो ये एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट होता है जो शुरू से ही गलत होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू से सही है, और वॉइड एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट ही शुरू से गलत है। फिर एक आगे कॉन्सेप्ट आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट सही था जब बना, बाद में कुछ ऐसा हो गया कि वो सही नहीं रहा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखें, वॉइड एग्रीमेंट का मतलब है वो एग्रीमेंट ही गलत है, कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। तो अगर मैंने किसी के साथ वर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया तो इसका मतलब है कि कभी वो ठीक था। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूं तो इसका मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा था जो बाद में वॉइड हो गया। यानी इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होंगे था ही हमेशा से वॉइड, और उसके लिए वर्ड्स क्या इस्तेमाल होंगे? बाद में जाके वॉइड हो गया, शुरू में ठीक था। तो ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड, उस दिन वॉइड हो जाएगा जिस दिन वो एनफोर्सेबल नहीं रहेगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जो टाइम ऑफ फॉर्मेशन पे ठीक थे, लेकिन सब्सिक्वेंटली वो गलत हो गया। जिस वक्त एग्रीमेंट किया गया था उस टाइम पे गवर्नमेंट वाज वेरी ओके विद बसंत, और बड़े तैयार बैठे हुए थे कि बसंत की तैयारियां जबरदस्त, ये होगा वो होगा, एग्रीमेंट बने, कॉन्ट्रैक्ट बने, और तय ये हुआ कि जी डोरें सप्लाई होंगी फॉर एग्जांपल 5 फरवरी की शाम। गवर्नमेंट ने 2 फरवरी को अचानक से कहा कि नहीं भाई, हमें जज्बाती हो गए थे, कोई बसंत नहीं है, भाग जाओ। अगर फर्ज करें गवर्नमेंट ऐसा कहे, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो गया, बाद में इलीगल हो गया। तो समटाइम कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद इलीगल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, बंदों की डेथ हो जाती है, पर्सनल स्किल्स वाले कॉन्ट्रैक्ट आगे पीछे हो जाते हैं। फिर चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या तरीके हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट बाद में खराब हो जाता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में सही था और बाद में खराब हो जाए उसे हम कहेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और जो शुरू से ही खराब था उसे वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं।
फिर एक आखिरी चीज होती है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों तरफ जा सकता है। समटाइम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त किसी एक बंदे ने दूसरे के साथ थोड़ा जुल्म किया होता है, तो लॉ मजलूम को ये ऑप्शन दे देता है कि मजलूम कहेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, मजलूम कहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो ऐसे में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पार्टीज, दो तरफ पार्टीज है ना, अब यहाँ हमारी तरफ एक मिस्टर ए था और एक तरफ मिस्टर बी, खान चिलगोजा सेंटर के हेड या व्हाट्सएवर जो खान ड्राई फ्रूट, तो सीईओ, ठीक है। तो ये दो पार्टीज थी, हो सकता था ये ए ना होता, ए बी और सी होते और ये मिलके खान ड्राई फ्रूट से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते। तो अगर तीनों के साथ जुल्म हो जाता, नाइंसाफी हो जाती, तो फिर हम कहते हैं इन तीनों को ऑप्शन मिल गया वॉइड करने का। तो इसका मतलब है वॉइड करने का ऑप्शन किसी एक तरफ की पार्टी या उस तरफ अगर एक से ज्यादा बंदे हैं तो किसी एक तरफ की पार्टीज को मिलता है। ऐसा एग्रीमेंट जैसे एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, एक या एक से ज्यादा बंदे अगर किसी एक तरफ है उनको मिलता है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। ये इन्होंने दोनों टोन इस्तेमाल किया, सिंगल भी और जमा भी। ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। मजलूम के कहने पे वॉइडेबल होता है और डिफॉल्टिंग के कहने पे वॉइडेबल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तब होगा जब कुछ मजलूम होंगे, कुछ जालिम होंगे। अगर कुछ जालिमों ने कुछ मजलूमों के साथ नाइंसाफी कर दी तो ऐसे में वहां पे उनको जो ऑप्शन मिल जाएगी वो वॉइडेबल ऑप्शन होगी। तो ये चारों वर्ड समझ आ रहे हैं? आपने देखा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड एग्रीमेंट क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इस पे कोई एक आध सवाल है तो बताएं, आगे चलते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड होगा जब कॉन्ट्रैक्ट की शराइत पूरी हो। ऑफर सही होनी चाहिए, हमने समझ लिया है। एक्सेप्टेंस सही होनी चाहिए, हमने समझ लिया है। उसके बाद 5 और बातें होती हैं। लिस्ट यहाँ किताब में मौजूद है लेकिन ज़बानी बात कर लेते हैं। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ने उन बातों को तोड़ तोड़ के समझा है। तो जो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी होनी चाहिए, वो जहनी तौर पे इस काबिल हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, कोई मसलो मसाइल ना हो, वो कंपिटेंट लोग हो, उनकी कैपेसिटी ठीक हो। नंबर 2, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, आजाद रजामंदी होनी चाहिए। किसी एक पार्टी ने दूसरे के ऊपर जोर जबरदस्ती या कोई और कंफ्यूजन फैला के उसको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में ना शामिल किया हो। फिर हम कहते हैं एक प्रॉपर कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, कोई इलीगल चीज नहीं होनी चाहिए और कंसिडरेशन ठीक होनी चाहिए। चौथा, मकसद जो कॉन्ट्रैक्ट का है वो भी लॉफुल होना चाहिए, जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए। और पांचवी चीज ये है कि वो ऐसी लिस्ट में ना हो जिसको लॉ ने मना कर दिया, खबरदार इस तरह के एग्रीमेंट्स नहीं करने। 5 एसेंशियल्स और हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस के बाद। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंपिटेंस ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड एग्रीमेंट्स ना हो। इनमें से 2 चीजें यानी कि फ्री कंसेंट और वॉइड एग्रीमेंट्स हम चैप्टर 4 में पढ़ते हैं और 3 बातें यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये बस थोड़ी थोड़ी सी बातें कि एग्रीमेंट फ्री कंसेंट से हुआ, अभी थोड़ी देर तक देखते हैं। पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्रीमेंट लॉफुल कंसिडरेशन से बनाओ, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ना हो। मेरा एक सवाल है कि ये लॉफुल ऑब्जेक्ट में और लॉफुल कंसिडरेशन में क्या फर्क है? कंसिडरेशन क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? आपको कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने से जो मिल रहा है वो कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होकर सामने से जो मिल रहा है वो कंसिडरेशन है। और आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। आप अगर फर्ज करें हमारे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको हमसे क्लासें मिल रही हैं और आपने कुछ पैसे दिए, तो ये क्लासें कंसिडरेशन। आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आपने आईकेप का एक इम्तिहान देना है। हो सकता है आप इसलिए आगे पढ़ रहे थे कि आपको पाकिस्तान के कवानीन के बारे में बेसिक जानकारी हासिल हो जाए ताकि किसी भी महफिल में बैठे तो आप बहुत सारी बातें कर सकें। मकसद ये भी हो सकता था। और मकसद आपका क्या है? आपने आईकेप का इम्तिहान देना है। तो जो आपका मकसद है वो भी लॉफुल होना चाहिए और जो आप हासिल कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमसे सीख के जाके चोरी चकारी करना शुरू कर दें और हमारे बताए हुए रूल्स को मैनिपुलेट करके कंपनियों को फ्रॉडुलेंट मंसूबे बना के दें और जब पकड़े जाएं तो वो पूछे जी इसमें कौन कौन तुम्हारे साथ शामिल है, आप कहें जी आब्दी साहब ने मुझे समझाया था सारा कुछ, तो फिर आब्दी साहब कहेंगे भाई ये कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं, क्योंकि हमने ने लॉफुल कंसिडरेशन तो दी थी लेकिन इस बंदे का ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं था। तो इसका मतलब है कि कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट भी। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि गंदम खरीदना, गंदम एक लॉफुल कंसिडरेशन है, लेकिन इतनी ज्यादा गंदम इस नियत से खरीद लेना कि बाद में मार्केट में जब शॉर्ट हो तो फिर मैं ब्लैकमेल करूंगा लोगों को और मार्केट में बहुत महंगे लेवल पे लेके आऊंगा, ऑब्जेक्ट गलत हो गया। तो कंसिडरेशन भी ठीक होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट भी ठीक होना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम 3 चीजों पे बात करेंगे, कंसिडरेशन पे बात करेंगे, कंपिटेंस ऑफ पार्टीज पे बात करेंगे और लॉफुल ऑब्जेक्ट पे बात करेंगे। तो एक एक करके खतरों से टक्कर लेते हैं।
सबसे पहले कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कंपिटेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज कब कंपिटेंट होंगी, कब नहीं होंगी। नॉर्मली मैं क्या करता हूं, मैं ये दो एसेंशियल्स पे थोड़ी सी ज्यादा डिस्कशन होती है, मैं जल्दी जल्दी से आगे जाता हूं और एक जो लॉफुल कंसिडर वो ऑब्जेक्ट वाला है ना, उसके ऊपर पहले बात कर लेता हूं। वो जल्दी से कवर हो जाता है तो टिक लग जाता है कि 3 में से 1 टिक हो गया। लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। किसी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में जब भी हम एंटर हो रहे हो तो हमारा ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है तो वो एग्रीमेंट ही गलत है, और जब एग्रीमेंट ही गलत है तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। 5 बातों से एग्रीमेंट गलत हो जाता है, 5 वजूहात से एग्रीमेंट गलत हो जाता है। नंबर 1, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, अगर लॉ ने मना किया हुआ है कि खबरदार इस तरह का एग्रीमेंट नहीं करना, तो वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, कोर्ट कह दे कि इस तरह की बात नहीं करनी, अगर कोर्ट कह दे कि इस तरह के एग्रीमेंट हमने मना किए हुए, इससे अवामुन नास को नुकसान हो रहा है, तो फिर वो नहीं करना, अनलॉफुल होगा। इसकी तरफ बाद में आते हैं। अगर वो फ्रॉडुलेंट है तो भी मना है। अगर उसमें किसी को इंजरी पहुंचा रहे हैं, एक बंदे को या उसके एसेट्स को अगर तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो वो भी मना है। इसका मतलब है जैसे लॉ मना कर दे, जिसको अदालत मना कर दे, जो है ही फ्रॉडुलेंट या जिसमें किसी को नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसा एग्रीमेंट जो है वो करना ठीक नहीं है, जिससे जो है वो किसी को मकसद तकलीफ पहुंचाना हो, किसी को धोखा देना हो, या कोई गैर कानूनी काम करना हो, या अदालत ने जिस चीज को मना किया वो वाला काम करना। तो फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि अदालत नोटिफिकेशन जारी कर देती है कि खबरदार 10 किलो से ज्यादा गंदम कोई नहीं खरीदेगा, 10 किलो से ज्यादा आटा का बैग खरीदेगा कोई नहीं, इतवार बाजार से 2 किलो से ज्यादा चीनी नहीं मिलेगी। अब हो सकता है आपके घर की रिक्वायरमेंट 5 किलो चीनी हो, लेकिन कोर्ट को लग रहा है कि नहीं, 2 किलो से ज्यादा चीनी जो है वो नहीं खरीदी जाएगी, क्योंकि वो अवामुन नास के वसीतर मफाद के अगेंस्ट होगी, क्योंकि चीनी की सप्लाई शॉर्ट हुई है। तो ठीक है, आज एक बंदा 2 किलो चीनी खरीदे, 8-10 दिन उससे चलाए, तब तक हो सकता है मार्केट में चीजें थोड़ी बेहतर हो जाए। तो चीनी खरीदना गलत नहीं था, आपका मकसद भी गलत नहीं था, आप घर के घरेलू यूज के लिए कर रहे थे, आप मार्केट शॉर्ट भी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अदालत ने कह दिया कि अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। तो सम टाइम एक चीज दिखने में सही लग रही होती है, लेकिन अदालत मना कर देता है। तो जिसे लॉ मना कर दे, अदालत मना कर दे, जिसमें फ्रॉड हो या जिसमें कोई इंजरी हो, किसी बंदे को या उसके एसेट को तकलीफ पहुंचाने का अगर अरेंजमेंट है, तो वो गलत है। तो अगर ए बी से ये कहे कि जी मैं आपको 8,000 रुपए दूंगा, तो आपने मुझे आधा किलो चिलगोजा देना है और फलाना बंदे को घूसा मार के आना है, तो वो एग्रीमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपने इंजरी या किसी को तकलीफ पहुंचाने का एग्रीमेंट किया। ठीक है, तो फर्ज करें कोई आपको इनाम दे और कहे फलाना बंदे को जेल में रखना है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले जी कंसीडरेशन और जो अपना ऑब्जेक्ट दोनों मिलके एट ए टाइम, जी कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट क्या दोनों का गलत होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट को खराब होने के लिए? नहीं, कोई एक चीज भी, जैसे चीनी सही कंसिडरेशन थी, लेकिन जब गवर्नमेंट ने कह दिया, अदालत ने कह दिया 2 किलो से ज्यादा नहीं खरीदनी, तो जो 2 किलो से ज्यादा खरीदेगा उसका मकसद गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके मकसद को लॉ ने मना किया हुआ है। कंसिडरेशन तो उसकी लॉफुल थी, तो इसका मतलब है इनमें से एक भी चीज अनलॉफुल हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकेगा। ये जो 5 एसेंशियल्स का मैंने जिक्र किया है, एक भी मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 5 मजीद शराइत चाहिए। पार्टीज कंपिटेंट हो, फ्री कंसेंट हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, और लॉ ने एक्सप्रेसली बताया ना हो कि ये लिस्ट ये गलत है, ये आपने इस तरह से नहीं करना। जी पीछे में एसेंशियल्स पढ़े तो वो सारे पूरे होना चाहिए। जी, जो हमने एसेंशियल्स पढ़े हैं वो सारे जरूरी होना, वो सारे पूरे होना जरूरी होता है। यानी जब भी हमने एसेंशियल पढ़े ना कि एक्सेप्टेंस में ये वाली हरकत ना हो, ये हो, उनमें से एक भी चीज अगर वैलिड नहीं है तो वो एक्सेप्टेंस गलत हो जाएगी। तो इसी तरह से ये सारे एसेंशियल्स भी पूरे होने जरूरी हैं। अब ऐसे में समटाइम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इस नेचर का होता है कि अगर इजाजत दे दी जाए तो उससे किसी ना किसी और कानून को टूटने का खदशा हो सकता है। अब वही वाली बात है कि अभी तक बसंत पे पाबंदी क्यों थी, क्योंकि जब बसंत मनाई जाती थी एक जमाने में तो बहुत जोशो खरोश से लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे, फिर उनकी गुड्डी देर तक चलती रहे उसके लिए वो उस तरह की डोर्स इस्तेमाल करते थे जो केमिकल वाली होती थी, और वो ज्यादा देर तक भी चलती थी, मजबूत भी होती थी, एंड उसके ऊपर इस तरह के कांच या इस तरह का मटेरियल लगा हुआ होता था जिससे वो दूसरे की डोर को टकराती थी तो उसकी डोर कट जाती थी। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप पतंग उड़ाएंगे तो पतंगे गिरेंगी भी, कुछ और भी होगा, फिर वो डोरें सड़क पे आएंगी, और जो लोग चल रहे हैं, खासतौर पे जो बाइकर्स हैं,
वो उनके गले पे लग सकती है, तो बहुत सारी डेथ्स हो जाती थी इस वजह से कि अचानक से एक डोर आई और वो पता नहीं कितने गलों पे फिर गई और कितने लोगों को नुकसान होता था। और समटाइम एक तो गिरा है, दूसरा उससे टकरा के गिर जाता था, तो कई दफा जिसके डोर लगी होती थी वो नहीं, पीछे वाला बंदा बेचारा जो है ना उसकी डेथ हो जाती थी। तो ओवरऑल गवर्नमेंट को लग रहा था कि अगर इजाजत दे दी जाए, अब पतंग उड़ाना की एक बड़ी मजेदार सी एक्टिविटी है कि ठीक है लोग फन टाइम कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, हुटिंग कर रहे हैं, बट अगर इजाजत दे दी जाए तो खदशा ये है कि कहीं कुछ और नुकसान ना होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब अगेन वही वाली बात है कि अब गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा एहतियात के साथ, यानी इन्होंने इतने साल बाद जब दोबारा इजाजत दे रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा कवानीन लेके आ रहे हैं कि जो बाइकर्स है उनके पास इस तरह की सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए, जो उसके बगैर नजर आएगा उसे चालान कर देंगे, फिर उस दिन मूवमेंट के ऊपर भी थोड़ी सी पाबंदी लगा देंगे। फिर जैसे उन्होंने कहा कि डोरें गवर्नमेंट कह रही है कि डोरें भी गवर्नमेंट कह रही है हमारी खरीदें, ठीक है, तो वो चीजें गुडियां स्कैन होंगी। वाह, गवर्नमेंट फुल मूड में। 10,000 अच्छा रिक्शे चल रहे होंगे, यानी अगर बाइकर कहे भी मैं कैसे जाऊं तो उस दिन रिक्शे चल रहे होंगे फ्री। तो आप लोग तो एवं बस सिर्फ उस दिन घूमते फिरते रहेंगे कि भाई आपने क्या किया, वो किताब हमारी BLD की पकड़ी और रिक्शे में बैठ गए, रिक्शा गोल गोल घूमता रहा, आप किताब तैयार करते रहे। ये आपने ये क्रैश कोर्स की वो वीडियोस लगाई, कानों में टूटियां लगाई और रिक्शे में बैठे हुए लाहौर को देखते जा रहे हैं, पतंग उड़ाने वालों को, और साथ साथ सुनते जा रहे हैं। तो दिन खत्म हुआ, रिक्शे की सवारी खत्म हुई, लॉ भी खत्म हो गया। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने इस वक्त बड़ा बेनिफिट। तो अगेन समटाइम कुछ चीजें होती हैं जो मना नहीं होती, गलत नहीं होती, लेकिन वो इस नेचर की होती हैं। अब पतंग गलत चीज नहीं है, लेकिन उस नोयत की है कि अगर इजाजत दे दी जाए would defeat the provisions of any law। अब चूंकि बसंत करीब है तो हमने एग्जांपल ये वो कर ली, रेगुलर क्लास में हमने इसमें कोई लस्सी की एग्जांपल भी देखी थी और जो है वो कुछ और इस तरह की खतरनाक बातें की थी, लेकिन जाहिर है इधर वक्त कम है तो आपको एग्जांपल समझ आई। सम टाइम इस नोयत की चीज होती है कि इजाजत दे दें तो गुमान, खदशा, खौफ ये होता है कि कुछ और ना वॉयलेट हो जाए, तो इसलिए कुछ चीजों को इसलिए भी कह दिया जाता है कि भाई ये नहीं करनी। तो 5 चीजें जिससे लॉ मना कर दे, जिससे लॉ डर के आपको रोक दे, जिसको कोर्ट मना कर दे, जिसमें फ्रॉड है या जिसमें किसी को नुकसान है, ये इस तरह के ऑब्जेक्ट जो है उन्होंने मना किया हुआ है। अब अगर आपका एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 3-4 तरह की कंसिडरेशन है और 2-3 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक भी ऑब्जेक्ट गलत है पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अगर कंसिडरेशंस में से एक भी कंसिडरेशन गलत है, आपने खान साहब को 1 लाख रुपया दिया कि मुझे इसका 1 किलो चिलगोजा दे दें, इसका 1 किलो मुझे काजू दे दें, 1 किलो बादाम दे दें और आधा छटांग चर्स दे दें, तो ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख रुपए का खत्म हो जाएगा, चूंकि इसमें मिक्सिंग आपने कर दी अनलॉफुल चीज की। हाँ, अगर ये सेग्रीगेटेबल हो, किताब में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको रूल बता दूं कि अगर एग्रीमेंट सेग्रीगेटेबल हो, आप उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, आपको पता हो कि हाँ भी चिलगोजा इतने का, फलाना इतने का और चर्स इतने की, तो अगर वो कहेंगे जी खान साहब ये 8,000 के चिलगोजा, इतने हजार के बादाम, इतने हजार ये और 50,000 की चर्स, अगर ये डील हो तो फिर 50,000 की चर्च वाला खत्म हो जाएगा और बाकी वैलिड हो जाएंगे, अगर सेग्रीगेट हो सकता है। और अगर सेग्रीगेट नहीं हो सकता तो पूरा, तो एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट का एक ऑब्जेक्ट भी गलत है या एक ऑब्जेक्ट का एक पर्पस या एक कंसिडरेशन भी गलत है तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। हम चैप्टर 7 में देखेंगे कि अगर मिक्सिंग हो रही हो, एक वैलिड है एक इनवैलिड है, तो उसका क्या रूल है, लेकिन फिलहाल हमारी assumption ये है कि मिक्सिंग है और हम उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते। जब हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते तो सारा ही गलत है। तो ये हो गया पहला वाला एसेंशियल। दूसरा कैपेसिटी ऑफ पार्टी, इसको कंपिटेंस ऑफ पार्टीज भी बोलते हैं और कैपेसिटीज ऑफ पार्टी भी। जब भी 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो तो दोनों कंपिटेंट होने चाहिए। कंपिटेंट से क्या मुराद है, 3 फीचर्स होने चाहिए। आप एज ऑफ मेजॉरिटी रखते हो, आप साउंड माइंड रखते हो और आपको लॉ ने मना ना किया हुआ हो। 3 बातें। आप माइनर नहीं होने चाहिए, छोटा बच्चा ना हो। नंबर 2, आप अनसाउंड माइंड ना हो। और नंबर 3, आप उस लिस्ट ऑफ पर्संस में ना हो जिसको गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है कि भाई आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा।
इसमें और उस लिस्ट में क्या फर्क है जो मैंने कहा वॉइड एग्रीमेंट्स की लिस्ट? 5 एसेंशियल थे ना पीछे, जिसमें हमने कहा था कि एग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय लॉ। वो एग्रीमेंट्स की लिस्ट थी जो लॉ ने दी हुई थी। यहां इंसानों की लिस्ट है जो लॉ ने कहा है कि इन इंसानों के साथ डील नहीं करनी। तो बेसिकली आपने 3 चीजों को समझना है कि आप मेजॉरिटी की एज रखते हो, साउंड माइंड हो, और आप उस लिस्ट में ना हो जिसको लॉ ने मना किया हुआ है। अब मेजॉरिटी की एज और इनसे क्या मुराद है अगर हम इसके अंदर एंटर हो? तो पाकिस्तान में माइनर जो है उसको हम कहते हैं कि एज ऑफ मेजॉरिटी तक नहीं पहुंचा। माइनर नॉर्मली 18 साल का होता है, लेकिन अगर किसी माइनर पे गार्डियन अपॉइंटेड हो किसी कानून के तहत तो फिर 21 साल की एज होती है। क्योंकि होता यह है कि जो गार्डियन के अंदर माइनर होता है वो इन्फ्लुएंस में आ रहा होता है, तो ऐसे में लॉ थोड़ा सा और एहतियात करता है कि वो और बड़ा हो जाए, थोड़ा सा और अक्लमंद हो जाए, थोड़ा सा और जरा काबिल हो जाए, तो फिर उस वक्त वो मेजर काउंट होगा। लेकिन जो नॉर्मल सिचुएशन है उसमें एक बंदे को हम 18 साल की एज में कहते हैं कि वो माइनर नहीं रहा, यानी जिस दिन उसकी 18वीं सालगिरह आ गई उसके बाद वो मेजर हो गया और उससे पहले पहले वो माइनर था। तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मेजर कर सकता है। माइनर के बारे में कुछ और बातें भी किताब कर रही है, कहते हैं एग्रीमेंट अगर माइनर के साथ करेंगे तो शुरू से ही गलत है, वॉइड एब इनिशियो। ये जरूरी है कि वो पर्सन एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट भी कंपिटेंस रखता हो। तो ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा 15 साल का है, आपने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया और जब वो 21 साल का हुआ तो आपने कह दिया हाँ भाई तुम कंफर्म करते हो उस एग्रीमेंट को? उसने कहा हाँ। इसे रेटिफिकेशन कहते हैं, जब कोई बाद में कंफर्म। तो माइनर बड़ा होने के बाद भी अपने गुज़िश्ता किए हुए एग्रीमेंट्स को रेटिफाई नहीं कर सकता। फिर माइनर और बड़ा मिलकर अगर एग्रीमेंट करेंगे तो उस एग्रीमेंट की सारी जिम्मेदारी बड़े पे होगी। एक माइनर और दूसरी तरफ एक वो है बड़ा है और वो आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं तो फिर मेजर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। आप छोटे बच्चे थे 15 साल के, आपने खान चिलगोजा सेंटर को कहा कि जी अगर मैं आपको 8,000 रुपए दूं तो क्या आप मुझे चिलगोजा देंगे? उन्होंने कहा ठीक है। खान साहब ने चिलगोजा भिजवाया, बच्चे ने 8,000 नहीं दी और भाग गया। अब खान साहब अगर बच्चे को अदालत लेके जाएंगे तो अदालत कहेगी बड़ा क्यूट बच्चा, बड़ी प्यारी, बड़ी शरारत की है। तो कानूनी तौर पे उस बच्चे को वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बच्चा है, बच्चे की शरारत की एज थी, वो तो शरारत कर गया। तो बच्चे को कानून प्रोटेक्ट करेगा और वो उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ होगा वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, वॉइड होगा। हाँ, फिर उसके बाद उस बच्चे को चीजें वापस करनी पड़ेंगी, लेकिन आप उस बच्चे पे ये नहीं कर सकते कि जी इसने मेरे साथ नाइंसाफी की है। लॉ इवन यहां तक कहता है कि एक बंदा अगर फ्रॉडुलेंटली आपको शो करे कि मैं तो बड़ा हूं, बड़ी बड़ी मूछें रख के आ जाए, लंबा चौड़ा कद हो एक बंदे का, बच्चे का, और जो है वो सामने वाले को लगे कि ये मेजर है जबकि वो माइनर है, तो भी वो बड़ा ही कसूरवार है जिसको पहचानने में गलती हुई। तो इसका मतलब ये है कि माइनर को लॉ प्रोटेक्ट करेगा। माइनर केस कर सकता है मेजर पे, मेजर माइनर पे केस नहीं कर सकता। ये बात याद रहेगी। तो माइनर से रिलेटेड मोटी मोटी बातें हमने करने की कोशिश की। फिर साउंड माइंड। साउंड माइंड किसे कहेंगे? वो शख्स जो जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस वक्त कैपेबल हो कि वो उसकी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को समझ सके, ताकि वो एक रैशनल जजमेंट लगा सके कि इससे मेरे नफा नुकसान क्या होगा इस कॉन्ट्रैक्ट में। दोबारा सुन लें, एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर एक बंदा इतना होशो हवास में है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को समझता है और कॉन्ट्रैक्ट में उसका अपना क्या इंटरेस्ट प्लस माइनस है उसे समझता है, तो जब ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद होंगी तो फिर हम कहेंगे कि हाँ भाई अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड चल रहा है। इसका मतलब है कि एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त होशो हवास में नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। वो वॉइड क्या, वो एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। अब इसमें होशो हवास में कौन होता है कौन नहीं होता? किताब के मुताबिक 4 तरह के लोग होते हैं। एक तो प्योर साउंड माइंड, हम उसके जिक्र ही नहीं कर रहे, जो हर वक्त अक्ल शऊर के साथ होता है, जैसे आप में से ज्यादातर लोग भी देखे ना, आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनको पता है कि महीना तकरीबन महीना रह गया और फिर भी सीरियस नहीं हुए होंगे। तो मैं कैसे मान लूं कि वो साउंड माइंड है? जिनको अभी महीने बाद के इम्तिहान भी नजर नहीं आ रहे तो वो तो अनसाउंड है। ठीक है, वो इनमें से किसी एक उसमें आते होंगे। तो अगेन जो साउंड माइंड है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता। नहीं जी, साहब हम इतने बुरे नहीं है। कुछ बच्चों की चाय रह गई थी शायद, पता नहीं वो बच्चे कौन कौन से हैं। क्या उसमें वो 3 बच्चे आते हैं या नहीं आते पता नहीं, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था जब जिस वक्त इंतजामिया ये सारी कैलकुलेशन कर रही थी। तो देखते हैं किस्मत की देवी मेहरबान है या नहीं।
ये जो है ना, ये तो बहुत, पता है, पहले इतना बुरा नहीं लगा था, अब और ज्यादा बुरा लगा कि भाई अब तो दोबारा चाय की पॉसिबिलिटी बन गई थी। ठीक है, मुझे देख के लगा, मैंने कहा शायद जो है ना वो किसी ने उन बच्चों पर तरस खा लिया हो, लेकिन मैनेजमेंट वाले भी बड़े पक्के थे, उनके जितने बच्चे मिस हुए थे, जन्म नस्ली वाले बच्चे जो मिस हुए थे, वो जो है ना, तो चलें अब जो है ना आपने डेली टाइम पे आके कोशिश करना है कि किसी दिन मैं लेट आऊं ताकि आप लोगों को चाय मिले। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं जो है ना। तो इधर वापस आते हैं, वो बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त होशो हवास में हो, तो तीन तरह के ऐसे लोग हैं जो होशो हवास में काउंट नहीं होते। नंबर 1, उनको हम कहते हैं स्पेसिफिक पर्संस, इडियट्स या स्पेसिफिक पर्संस। ये वो लोग हैं जो दिमागी मर्ज में हैं और जो कि बचपन से ही फॉर सम रीजन जेनेटिकली या बायोलॉजिकली ये जहनी तौर पे ठीक नहीं होते। तो ऐसे लोग जो कि शुरू से ही जहनी तौर पे ठीक नहीं है, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कहा जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करें उस टाइम पे होश हवास रखता हो। तो जो स्पेसिफिक पर्सन हैं वो कभी भी नहीं काउंट होंगे इसमें, साउंड पर्सन में। लेकिन ये दो लोग जो हैं, लुनेटिक या डिलियस फ्रॉम फीवर या ड्रंकन पर्सन। लुनेटिक वो होते हैं जिनको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, ये वैसे सही हालत पे भी होते हैं लेकिन ज्यादातर पागलपन के दौरे में होते हैं। तो आजकल जो बच्चा अचानक से बहुत पढ़ता नजर आ रहा हो, ताकि तुम तो सही होते थे, अब क्या हुआ? वो क्या यार पेपर करीब आ गए। और एक और बंदा जो बहुत ज्यादा बीमारी की शिद्दत में औल-फौल बातें कर रहा हो, या उसने बहुत ज्यादा चाय पी हुई हो। ठीक है, तो एक नॉर्मल बंदा जो कभी कभी शहद या लस्सी पी के अजीब सी बहकी बहकी बातें करना शुरू कर दे, एक बंदा जिसमें ज्यादा पागलपन के दौरे रहते हो, या एक बंदा जो है ही पागल। तो जो थ्रू आउट जो है जो थ्रू आउट स्पेसिफिक पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये दो लोग उस इंटरवल में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिस इंटरवल में ये साउंड है, और जब ये साउंड नहीं है तब नहीं कर सकते। तो किताब ने 2 रूल बताए। मजे की बात है, 3 बातें भी ऑफिशियली किताब ने नहीं बताई, ये एग्जांपल्स हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस हैं, लेकिन समझाने के लिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो 2 रूल्स हैं। वो बंदा जो यूजुअली अनसाउंड होता है लेकिन कभी कभी साउंड होता है, यानी वो जो लुनेटिक था, मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। और वो बंदा जो यूजुअली साउंड माइंड होता है वो, और कभी कभी अनसाउंड, जिसने एकदम से थोड़ी सी पी ली थी लस्सी, may not make a contract when he is of unsound mind। तो वो उस इंटरवल में इस तरह से वो नहीं कर सकते। तीसरा, कुछ लोग जिनको लॉ ने मना कर दिया। 4 ऐसे लोग हैं जिनके साथ लॉ ने हमें हमारे ही एहतियात के लिए मना कर दिया, आपने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। वो कौन लोग हैं? वो कहते हैं कि फॉरेन कंट्री का वो सिटीजन जो जिसके साथ पाकिस्तान जंग की हालत में है। तो जैसे इंडिया हमारे लिए इस वक्त बड़ी कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, अफगानिस्तान, और कोई पता नहीं आगे जैसी पॉलिसी है शायद ईरान, क्योंकि को पता नहीं, अगर जो है ना वो अभी तक तो एहतियात ये चल रही है कि सबसे करीबी हम है, लेकिन हमारी तरफ से एक भी मिसाइल नहीं चला, और जो भी चला वो किसी ना किसी और मुस्लिम मुल्क की तरफ से चला है। तो हमें एक तरफ तो लगता है कि हमारे लोग बिकाऊ हैं अमेरिका को, लेकिन फिलहाल अभी तक इन्होंने ईरान पे हमला करने से अपने आप को मना किया हुआ है कि नहीं, हमने ये हरकत नहीं करनी। तो बहरहाल अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई मामला हो, तो जहां जहां जंग छिड़ेगी, तो जिन 2 मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ी है, उनके जो बाशिंदे हैं वो आपस में एक दूसरे के एलियन एनिमी बन जाते हैं। एलियन एनिमीज को लॉ ने मना किया कि खबरदार आपने इनसे साथ डील नहीं करनी, कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने मुल्क के मफादात के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में जान के आपके साथ कुछ बुरा कर जाए। तो ऐसे में सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री जिसके साथ पाकिस्तान एट वॉर है। दूसरा, दूसरे मुल्कों के जो एम्बेसडर और इस तरह के जो मेहमान आते हैं, लॉ उनको इम्यूनिटी देता है। जो दूसरे मुल्क के पाकिस्तान में सिफारतकार आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, डेलीगेट्स आए हुए हैं, हम नहीं चाहते, पाकिस्तान नहीं चाहता कि आम आवाम उनको बार बार अदालतों में घसीटे और उनके ऊपर केस कर दे, ये उनकी इज्जत के खिलाफ है। अगर उन्होंने कुछ बुरा किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद उनसे निपटेगी, आम इंसानों को ये इख्तियार नहीं है। तो लॉ ने उनको इम्यूनिटी दी हुई होती है। तो जो फॉरेन डेलीगेट्स या बाहर के सिफारतकार किस्म के लोग होते हैं, जो मेहमान होते हैं, हर फॉरेनर नहीं, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का मेहमान है, उसको इम्यूनिटी मिली हुई होती है। और वर्ड इम्यूनिटी तो अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आती है, वो इम्यूनिटी जो सबको मिलने की बात हो रही है, और वो सारा जो है ना, तो इनको इम्यूनिटी मिली हुई है। ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी हो सकते हैं, ये आप पे केस भी कर सकते हैं, लेकिन आप इन पे केस नहीं कर सकते। ये चाहे तो अपने आप को अदालत के सामने पेश करें, चाहे तो पेश ना करें। तो इसका मतलब है कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में आपको खतरा है, नुकसान है, आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। एक कन्विक्ट जो कि अंडर इम्प्रिजनमेंट है,
एक मुजरिम जो कि हवालात में हो और सजा काट रहा हो, तो ऐसे में अगर एक बंदा जेल में है और वो मुजरिम डिक्लेयर हुआ है तो उसके साथ डील करना खतरनाक है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जेल में है, आप उससे ज्यादा उसके साथ और क्या बुरा करेंगे। लेकिन उसके साथ डील करेंगे तो वो बहुत सारे अपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकेगा, बहुत सारे और मसले होंगे। तो लॉ ने कह दिया कि एक मुजरिम जो कि जेल में है उससे कॉन्ट्रैक्ट ना करें। हाँ, अगर एक मुलजिम जेल में है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर अब अगेन पता कैसे लगेगा, समटाइम क्या होता है, अदालत इज दैट अथॉरिटी जो वर्डिक्ट देती है, जो कन्विक्ट करती है किसी को। वो जज भाई जो हथौड़ा मार के कहते हैं ना कि फलाना दफा के तहत आप मुजरिम साबित हो गए, जब तक इल्जाम लगा हुआ होता है बंदा मुलजिम होता है, और जब अदालत में जज भाई कह देते हैं कि आप मुजरिम हो तो फिर आप मुजरिम बन जाते हैं। तो समटाइम कुछ लोगों पे इल्जाम होता है लेकिन फिर भी उनको हवालात में रखा हुआ होता है एहतियातन कि बाहर होंगे और इल्जाम सही हुआ तो पता नहीं कुछ और नुकसान ना कर दें। तो अगर आप मुजरिम भी डिक्लेयर हो गए एंड आप हवालात में भी है तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बेल पे रिहा होके आए हुए हैं या आपकी सजा खत्म हो गई है तो आप उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, याद रहेगा। आखिरी बात, इंसॉल्वेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इंसॉल्वेंट वो जिसने, हमने इसके बारे में उसमें भी पढ़ा था, कमती लॉ में भी पढ़ा था कि वो बंदा जो अप्लाई कर देता है कि भाई मुझे दिवालिया डिक्लेयर कर दें, तो ऐसे बंदे के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके एसेट्स को तो कोई और ऑफिशियल असाइनी डील कर रहा होता है, तो वो ऑफिशियल असाइनी से आप बात कर सकते हैं, इंसॉल्वेंट से नहीं कर सकते। तो 4 तरह के लोगों को लॉ ने मना कर दिया, एलियन एनिमीज, एम्बेसडर्स वगैरह, जो कन्विक्ट हैं, जो अंडर इम्प्रिजनमेंट है, और जो इंसॉल्वेंट है। वहां से एक भाई का एक सवाल था। सर जो एलियन एनिमी है, जी जी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, जी जी इधर अपने कंट्री में नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट। जी। अब अगेन, क्या एलियन एनिमी अपने मुल्कों में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में एक इंडियन आया, वो हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, अगर तो उस वक्त वॉर नहीं चल रही तो फिर तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, लॉ ने आपको कोई मसला नहीं। किसी और कंट्री में हो उनका बिजनेस जहां पे वो वॉर वगैरह कोई ना हो। जी। अब अगेन, जैसे इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी इंडियन जो है वो फर्ज करें दुबई बैठे हुए हो और वो वहां पे वो करें, कॉन्ट्रैक्ट करें। इंपॉर्टेंट ये है कि वो सिटीजन उस वक्त कौन से मुल्क के हैं। अगर वो सिटीजन इंडिया और पाकिस्तान के हैं तो लॉ उन्हें वहां पे भी मना करेगा। क्यों? उनको बचाना चाह रहा है लॉ। क्यों बचाना चाह रहा है? अचानक से किसी भी जगह किसी को गुस्सा चढ़ा किसी भी जंगी बात पे और उसने आपसे लड़ना शुरू कर दिया, या आपका जान के उसने नुकसान कर दिया, और बाद में आप जब उसके पीछे गए तो पता लगा कि वो आपसे बदला लेना चाहता था, उसकी कौम की जो हद तक इज्जत हुई थी, उनके इतने सारे जहाज आपने गिरा दिए थे, तो अब जो है वो इस बात पे बड़े दुखी हुए हैं। तो आप कोई कमेंट करके देखें, पिछले दिनों एक इंडियन जो है ना, वो कहीं पे कोई पोस्ट आई थी, मैं वही कमेंट करके निकल गया, ओए होए इतनी गालियां पड़ी हैं। उन्होंने वो मिसाइलों की लिस्ट शेयर की हुई थी कि जी हम दुनिया में जो फास्टेस्ट मिसाइल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो जो टॉप 2 थे वो इंडिया के दिखाए हुए थे। मैं नीचे लिख दिया, भाई चलाना भी तो आना चाहिए। पता नहीं इस बात में ऐसा क्या था कि वो जो है ना तो बड़ी गालियां पड़ी, मैं आतंक मचा के ना भाग गया था वहां से। तो अब वो किसी टाइम पे जो है ना वो अपने मुल्क की सरबुलंदी के लिए और एसबीआई पे अटैक कर दें और कहेंगे जी, या वो यहाँ के किसी बंदे के साथ बुरा करना चाहें या कुछ और, तो कई दफा क्या होता है ये जंग शंग वगैरह में ना लोग बहुत ज्यादा जातियात पे आ जाते हैं। भाई मैं भी अपनी जिंदगी गुजार रहा था, मैंने भी तो जाती हमला ही किया ना। भाई वो बेचारे बता रहे हैं कि उनके पास बड़े तेज चलने वाले मिसाइल है, ठीक है, तो मैं पाकिस्तानी होने का हक अदा करके मैंने अपने हिस्से का कमेंट कर दिया। तो होता ये है कि जंग जब होती है ना तो फिर प्रोफेशनल्स भी जो है ना वो सब छोड़ छाड़ के वो कहते हैं जंग है तो फिर जंग है, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। ये इतना ही है, इसके अलावा अगर आपने सुना है तो गलत सुना है, इसके अलावा अगर कोई सुना है तो वो बिल्कुल वॉइड एब इनिशियो है। एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, ठीक है जी। वो दुबई में रह रहे हैं, दुबई का लॉ इन्फोर्स कर जी। अगेन, जब वो दुबई में रह रहे हैं तो दुबई का लॉ उनको एनफोर्स कर सकता है, लेकिन अगर वो दुबई में रह रहे हैं और दुबई के सिटीजन है तो दुबई उनकी जिम्मेदारी लेगा। जब वो सिटीजन नहीं है तो कोई भी मसला होगा तो दुबई पाकिस्तान को कंसल्ट कर सकता है, जी आपके बंदे ने इंडिया के एक बंदे के साथ इस तरह से वो किया है। तो जो सिटीजनशिप है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप कौन से मुल्क के शहरी हैं। इसी तरह से अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजनशिप बाहर की लेके पाकिस्तान में मौजूद हो और उसके साथ कुछ बुरा हो तो बाहर वाले उसको बुला लेते हैं, बचा लेते हैं। तो सिटीजन का वर्ड बड़ा कीमती है। तो अगर एक बंदा सिटीजन है उस मुल्क का जिससे हमारे मुल्क के सिटीजन को मसला है, तो अगर आप सिटीजन हैं तब की बात हो रही है, अगर आप सिटीजन नहीं है तो उस वक्त की बात नहीं हो रही। हाँ जी, बातें समझ आई कुछ? अब आते हैं हम तीसरी चीज की तरफ, कंसिडरेशन।
और अगली क्लास पता नहीं इस कमरे में है या नहीं, इसका इसी में ही है, ठीक है। नहीं, मसला ये है कि उसके साथ फिर ज्यादती हो जाएगी कंसिडरेशन के साथ। कोई ऐसा दिन जिसमें उस दिन का टारगेट हमने अच्छे टाइम पे खत्म कर लिया, तो फिर हम उस वक्त कंसिडरेशन की रूल्स, हमें तकरीबन 15 मिनट चाहिए, ठीक है। वीडियो तो अवेलेबल हो सकती है, लेकिन जो इस वक्त फ्लो में हो जाए वो ज्यादा बेहतर है, ठीक। इस वक्त से मुराद है इन दिनों फ्लो में हो जाए, ठीक है। क्योंकि वही बात है कि अगली क्लास के बच्चों को तंग नहीं कर सकते, लेकिन मैं इनसे पूछता हूँ कि हम थोड़ी देर के लिए साथ वाले कमरे में जा सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। तैयार तो बैठे हुए हैं ना, पढ़ना चाह रहे हैं, मैं एक दफा ये बात पता कर रहा हूँ कि हमारे आ रहेगा। हाँ जी, तो कंसिडरेशन जो है वो हमारा एक लास्ट एरिया था जिसके लिए हमने अचानक से माहौल बदला, कमरा बदला, जज्बात बदले। तो कंसिडरेशन किसे कहते हैं? जो सामने वाला बंदा इन रिटर्न आपको जो चीज दे रहा है वो कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन के बारे में जो है ना वो हम डिफरेंट तरह के प्रिंसिपल पढ़ेंगे। सबसे पहले कंसिडरेशन एक ऐसी चीज है जो एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट के रिटर्न में आपको दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की जो वजह है वो कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन के छोटे छोटे से पॉइंट्स पढ़ेंगे और छोटे छोटे से पॉइंट्स पढ़ने के बाद फिर हम जो है वो इसकी डेफिनेशन तक पहुंचेंगे। जज़ाकल्लाह। इस वक्त हमारी टीम जो है ना बड़ी फुर्ती से इन्होंने फौरन से जो एडजस्टमेंट की है, ये बड़ा जो है ना ये जबरदस्त बात है। ये पूरा सेशन ये वो लोग हैं, हाँ ये वो वॉरियर्स हैं जो बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं, नजर नहीं आते, जबकि क्लासेस की अच्छी हैपनिंग और जो है ना हमारे अचानक से लिए गए उल्टे सीधे फैसलों पे भी फौरन से ये एडजस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। इनकी चाय नहीं, इनका तो काफी कुछ बनता होता है। ये तो जो है ना ये जब इन्हें मौका मिलता है तो ये फिर जो है ना वो ये फिर मुझे ले जाते हैं, फिर हम खाना खाते हैं, फिर जो है ना अब तो अरसा हुआ वैसे सर हमारे साथ वो भी कह रहे हैं कब कौन क्या कहा भाईजान सब्जी खाई थी, याद करे, ठीक है। आखिरी वाली बिरयानी भी खाई गई है, ओए होए ये जो है ना ये नाइंसाफी हो गई, ठीक है। इन्होंने असल में सोचा कि अब किसी दफा तो सर का भी फायदा करे ना, हर दफा बच्चों का फायदा। वो 3 बच्चे कौन कौन से थे? ठीक है, एक भाई ये थे, और कौन से थे वो जो जिनकी बिरयानी मिस हुई थी? उन्होंने कहा हाथ खड़ा कर देता हूँ, अगर कोई है ही नहीं, जानता ही नहीं है तो। क्या आप जानते हैं कि ये वो उन 3 में से एक है? नहीं तो मामला जो है ना हसास और नाजुक होता जा रहा है, ठीक है। मैंने कोशिश की कि अगर वो 3 बंदे आइडेंटिफाई हो जाएं जिनकी उस दिन बिरयानी बनती थी तो उनको मिल जाए। जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो कह रहे हैं यार क्या बिरयानी वाली बातें, वो सोच रहे हैं इतने लालची बच्चे हैं। ये अपने टीचर को जो पढ़ा रहा है, जो गरा कीमत चीज दे रहा है, वो उसके पीछे उसको छोड़ के बिरयानी की बातें करते हैं, चाय की बातें करते हैं। ठीक है जी। कंसिडरेशन की डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले जरा कुछ इसकी काम की बातें देख लें। कंसिडरेशन बेसिकली एक एक्ट भी हो सकता है, मैं ऐसा करूंगा या आप ऐसा कीजिएगा। सामने वाले बंदे से आप कह रहे हैं कि आपने मुझे 1 किलो चिलगोजा देना है, वो एक्ट भी हो सकता है, एब्सटेंस भी हो सकता है और प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस भी हो सकता है। जब हम कंसिडरेशन की बात करते हैं तो कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों टोन में हो सकती है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप एक बंदे से कहें कि जैसे आप कॉलेज में आके पैसे जमा करा के कहते हैं ये मेरा एडमिशन कर दें और मुझे महीने बाद होने वाली क्लास से करा दें, तो आपने आज पैसे दे दिए लेकिन कॉलेज आपको कंसिडरेशन कब दे रहा है? फ्यूचर में। तो कंसिडरेशन फ्यूचर भी हो सकती है, कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है। कॉलेज आपको आज इसलिए पढ़ा रहा है कि आपने माजी में कुछ महीने पहले कॉलेज को पैसे दिए थे, तो कॉलेज के लिए कंसिडरेशन पास्ट थी। तो कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। और प्रेजेंट इस तरह से कि आप एक चीज दुकान से जाके खरीदते हैं, आपने इधर से पैसे दिए, उधर से वो चीज पकड़ ली। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों टोन में कंसिडरेशन हो सकती है। और कंसिडरेशन के बारे में हमने कहा ये एक्ट हो सकता है, एब्सटेंस हो सकता है या रिटर्न प्रॉमिस हो सकता है। कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए। एक रियल जेन्युइन चीज हो, ऐसी चीज ना हो कि जो फिक्टिशियस है या इस तरह से करके। तो एक बंदे ने कहा कि जी अगर तुमने मुझे पैसे दिए तो मैं ख्वाब में आके तुम्हें गाना सुनाऊंगा। ठीक है, अब वो एक बड़ी ख्याली सी बात है या इस तरह की बात है जो कि एक मतलब वाइबल रियलिस्टिक चीज नहीं है। तो कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग रियलिस्टिक, कोई इमेजिनरी चीज नहीं होनी चाहिए, रियलिस्टिक चीज होनी चाहिए। क्या आप जो है वो दूसरे को सूरज पे प्लॉट दिला दें?
कि ठीक है जी वो आगे जाके सूरज ने ठंडा हो जाना, जब ठंडा होगा तो उस वक्त प्लॉट महंगे हो जाएंगे। इस वक्त जो है ना वो सूरज गर्म है तो इस वक्त जो है ना सस्ते में, जैसे नहीं होता प्रॉपर्टी डीलर जिस तरह से वो डील करवाते हैं कि अभी तो वहां पे खंडर है लेकिन देखिएगा सड़क जैसी अनाउंस होगी गवर्नमेंट की तरफ से वो इलाका तो सोना बन जाएगा, वो सड़क बनती ही नहीं देती। ठीक, तो इस तरह से कंसिडरेशन रियल चीज होनी चाहिए, इमेजिनरी चीज नहीं होनी चाहिए। देन कंसिडरेशन जो है वो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर होनी चाहिए, एक बंदे के कहने पे उसको कंसिडरेशन दी जाए, ना कि इस तरह की चीजों के एक बंदे ने कहा ही नहीं और दूसरा बंदा, फॉर एग्जांपल आप जो है वो सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, अचानक से खान साहब आए और आपको 1 किलो चिलगोजे का पैकेट पकड़ा दिया और कहा पे ठीक है, आप कहेंगे केड़े पे है, ठीक है, अभी लो रही है वो भी लो रही है, उसने कहा भाई पे दो, तो अब आपने कहा था उनको चिलगोजों का नहीं, तो जब आपकी डिजायर पे आपको चीज नहीं मिली वो कंसिडरेशन नहीं है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है जैसे गाड़ियां रुकती हैं तो लोग वाइपर चलाना शुरू कर देते हैं स्क्रीन पे आके, आपने नहीं कहा होता तो आप उन्हें इनकार कर देते हैं और फिर ऐसा नहीं होता कि उन्होंने जो 2-3 हाथ मारे आपसे कहेंगे जी पैसे दें क्योंकि मैंने आपको सर्विस दी थी। कंसिडरेशन हमेशा डिजायर पे होनी चाहिए, अगर बगैर डिजायर के आइए तो वो कंसिडरेशन नहीं कहलाएगी। कंसिडरेशन वो चीज ना हो जिसका आप ऑलरेडी बाउंड टू डू है। एक बंदा जिसकी ऑलरेडी एक ड्यूटी है और वो आपसे कहे कि जी ये काम मैंने इसलिए किया है कि आपको फायदा हो, और आपको पता है कि उसकी ऑलरेडी ड्यूटी है वो काम करना। फॉर एग्जांपल आप जो है वो आए कॉलेज में, आपने एडमिशन कराया, जब आप उठ के जाने लगे तो फ्रंट ऑफिसर ने एकदम हाथ पकड़ के कहा मेरे 100 रुपए। आपने क्या मतलब, क्या था, मैंने तुम्हें सर्विस दी है, मैं बैठा हूं, मैंने तुम्हारा एडमिशन भरा है और मैंने सारी चीजें वो की है, तो मुझे 100 रुपए तो दो। तो आप कहेंगे भाई ये काम करने के तो तुम्हें कॉलेज पैसे दे रहा है, ये तुमने जो, वो कहेगा आपकी डिजायर पे तो किया है मैंने, तो आपके कहने पे मैंने एडमिशन किया है, लेकिन आप कहेंगे भाई ये तुम ऑलरेडी बाउंड टू डू हो ये काम करने के, तो इसका तुम्हारी कंसिडरेशन नहीं बनती। तो फायर ब्रिगेड वाला आग बुझाने के बाद अगर आपसे पैसे मांगे, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर अगर आपसे कहे कि मुझे मुआवजा दिया जाए, तो वो गलत होगा क्योंकि उनको ऑलरेडी गवर्नमेंट पे कर रही है, दे आर बाउंड टू डू वो वाली चीज जिसकी अब वो पैसे मांग रहे हैं। तो कंसिडरेशन एक्ट, एब्सटिनेंस, प्रॉमिस हो सकता है, ये वो चीज नहीं होनी चाहिए जो कि ऑलरेडी वो बाउंड टू डू है। अगर बाउंड टू डू है तो फिर कंसिडरेशन नहीं है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कहीं पे भी हो सकती है, एट द डिजायर प्रॉमिस होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, इमेजिनरी ना हो, और कहीं से भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। कंसिडरेशन जरूरी नहीं कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे को दे। जैसे मैं अक्सर कॉलेज की एग्जांपल देता हूं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कॉलेज से कि कॉलेज आपको पढ़ाएगा, बट क्लास में एक XYZ टीचर आपको आके पढ़ाता है, आपने पैसे दिए कॉलेज को, आपको पढ़ाया किसी और ने, आपने कंसिडरेशन कॉलेज को दी और आपको कंसिडरेशन कॉलेज से नहीं किसी और बंदे से मिली। इसी तरह से वो जो कोई और बंदा था उसका कॉलेज के साथ एग्रीमेंट था, उसको पैसे दिए थे कॉलेज ने, लेकिन उसने बदले में कॉलेज को सर्विस नहीं दी थी, बच्चों को पढ़ाया था। तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं कि जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो एक दूसरे को दें, कंसिडरेशन आ भी किसी स्ट्रेंजर की तरफ से सकती है और कंसिडरेशन देना भी किसी और को इन्वॉल्व हो सकता है। तो कंसिडरेशन मे बी फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जब हम सारी बातें करते हैं तो फिर क्या होता है कि डेफिनेशन हमें ज्यादा समझ आ जाती है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, एक एसेंशियल पूरा कर दिया। दूसरा, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु हैज डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, जिसने कुछ किया था या बाज रहा था, डज और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, करता है या करने से बाज रहता है, और प्रॉमिस करता है कि वो करेगा या बाज रहेगा समथिंग, वो एक्ट या एब्सटिनेंस या प्रॉमिस कहलाएगा कंसिडरेशन। तो डिजायर वाला एसेंशियल भी पूरा कर दिया, एनी अदर पर्सन वाला भी कर दिया, तीनों टेंस वाला भी कर दिया, और टू डू, नॉट टू डू, रिटर्न, प्रॉमिस, ये वाली बात भी पूरी कर दी। तो डेफिनेशन बेसिकली 3-4 एसेंशियल्स को मिक्स करके बनाई हुई है। जब एक बंदा दूसरे की डिजायर पे, वो बंदा या कोई और जिसने कुछ किया था या कर रहा है या फ्यूचर में करेगा, तो ये एक्ट या एब्सटिनेंस जो है या रिटर्न, प्रॉमिस, ये क्या कहलाता है, कंसिडरेशन कहलाता है उस प्रॉमिस के लिए। कंसिडरेशन की डेफिनेशन समझ आ रही है। कंसिडरेशन का एक छोटा सा रूल पढ़ते हैं, एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मुनासिब होनी चाहिए, नामुनासिब नहीं होनी चाहिए। अगर नामुनासिब होगी तो असूलन लॉ को मसला होना चाहिए, लेकिन अब ये मुनासिब और नामुनासिब बड़ी ही नामुनासिब सी बातें हैं। कौन सी चीज कब मुनासिब होती है, कब एक कॉलेज की फीस 20,000 मुनासिब है, कब एक कॉलेज की फीस 5,000 मुनासिब है, कब चिलगोजा 8,000 का होना चाहिए, कब चिलगोजा 2,000 का होना चाहिए। हो सकता है आपका बहुत मूड है कि आपने चिलगोजा खाना है, आपको किसी ने कहा है कि इकट्ठे बैठेंगे पार्क में और चिलगोजे खाएंगे। अब वो चिलगोजा आपको 16,000 में भी कोई देगा, आप कहेंगे बेहतरीन है। और अगेन
वही वाली बात कि अब ऐसा नहीं है कि जो है वो आपने कंसिडरेशन आपको जो मिली है वो कम है और आपने जो पैसे दिए हैं वो ज्यादा है, आपके नजदीक उस वक्त उसकी वैल्यू थी। तो एक बंदा है, उसको अपनी बाइक बेचनी है, उसको फौरन पैसे चाहिए, तो किसी बंदे ने आके उसकी 50,000 की बाइक का 25,000 रुपया रेट लगाया, चूंकि उसको जरूरत है तो इस वक्त वो 25,000 उसने कबूल कर लिए, तो कंसिडरेशन तो इनएडिक्वेट हो गई। तो लॉ कहता है भाई कंसिडरेशन का इनएडिक्वेट होने से कंसिडरेशन खराब नहीं हो जाती। अगर दोनों पार्टीज राजी थी, फ्री कॉन्सेंट थी, तो कम कंसिडरेशन इज अलाउड। तो अगर आप कॉलेज को थोड़े से पैसे दें और कॉलेज बहुत अच्छा आपको पढ़ा रहा हो और कॉलेज राजी और आप भी राजी हैं, तो इसका मतलब है कि कोई मसला नहीं है। तो कंसिडरेशन अगर इनएडिक्वेट होती है लेकिन कॉन्सेंट फ्रीली गिवन होती है तो ये वैलिड होती है। लेकिन कोर्ट शक जरूर करेगी कि भाई ये कंसिडरेशन कम क्यों थी, तो ऐसे में हो सकता होने लगे कि यहाँ फ्री कॉन्सेंट मिसिंग है, हो सकता होने लगे। ये बात समझ आ रही है? यहां तक कंसिडरेशन में अगर कोई सवाल है तो करें, नहीं तो फिर हम आखिरी रूल की तरफ आते हैं। ऑल क्लियर? कंसिडरेशन दोनों पार्टीज की तरफ से होनी चाहिए। जब भी दो बंदों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम ऐसा नहीं होगा कि एक एहसान कर रहा है और दूसरे की तरफ से कोई कंसिडरेशन आ रही है, दोनों की तरफ से कंसिडरेशन होनी चाहिए। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो विदाउट कंसिडरेशन है वो वॉइड है। बट 4 एक्सेप्शन है, 4 ऐसे केसेस हैं जिसमें एक बंदे की तरफ से कंसिडरेशन नहीं आई और दूसरे की तरफ से आ गई तो भी वो वैलिड है। सबसे पहले कंप्लीटेड गिफ्ट्स। अगर एक बंदे ने दूसरे को एक गिफ्ट दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, राइटिंग में ट्रांसफर कर दिया, एग्री करके ट्रांसफर कर दिया, उसके नाम पे रजिस्टर करवा दिया, तो पहले बंदे ने तो उसको प्लॉट दे दिया या घर दे दिया, दूसरे बंदे ने बदले में कुछ नहीं दिया। लेकिन अगर आपने ये हरकत कर दी है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, आपने ये हरकत कर दी है, तो ये कंप्लीटेड गिफ्ट कहलाएगा। वो गिफ्ट विच आर एक्सेप्टेड बाय डोनी आर कॉल्ड कंप्लीटेड गिफ्ट। ये वैलिड कहलाते हैं। गिफ्ट राइटिंग में एक्सिक्यूट हो, ड्यूली रजिस्टर्ड डीड से अगर आप ट्रांसफर करें तो लॉ को कोई मसला नहीं है। सर कंप्लीटेड गिफ्ट अगर रिटर्न ना हो तो कोई हाँ, अब अगेन क्या कंप्लीटेड गिफ्ट का रिटर्न होना शर्त है? देखें, ये डस्टर है, इस डस्टर की कोई रसीद नहीं है, तो हो सकता है किसी वक्त जो है ना मैं क्लास में सवाल पूछूं, ये भाई जवाब दें, तो मैं कहूं चलें जी मैंने आपको गिफ्ट कर दिया, ये मैंने डस्टर ने गिफ्ट कर दिया और इतने सारे लोगों ने देखा इस डस्टर को गिफ्ट करते हुए। अगले दिन जो है मैं इनसे कहूं डस्टर कहां गया हमारा? वो कहें जी आपने मुझे गिफ्ट कर दिया था। अब मैं अदालत में जाऊंगी जी ये हमारा एक बच्चा जो है वो हमारा डस्टर लेके भाग गया है, तो अगर ये साबित कर दें कि डस्टर हमने इनको गिफ्ट कर दिया है तो ये कंप्लीटेड गिफ्ट है, इसकी रसीद नहीं है, तो इसको राइटिंग में रजिस्टर कराना शर्त नहीं है। लेकिन अगर मैं इनको कहूं कि जी मैं आपको प्लॉट गिफ्ट कर रहा हूं, तो कहने से नहीं होगा, उसके लिए राइटिंग। तो वो गिफ्ट जो कि कागजी एविडेंस रखते हैं उनको रिटन डीड से ट्रांसफर किया जाता है, और जो जबानी एविडेंस रखते हैं उनको पोजेशन हैंडओवर करके कुछ गवाहों की मौजूदगी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये गिफ्ट इज एग्जीक्यूटेड इन राइटिंग थ्रू अ डीड ड्यूली रजिस्टर। अब ये वो वाला गिफ्ट है जो कि राइटिंग के अंदर तय हो रहा है। अगर कोई वादा करता है कि मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा, अगर कोई वादा करता है कि मैं गिफ्ट दूंगा और उसकी रेटिंग वगैरह, अब अगेन अगर वादा करता है, ये वादे की बात नहीं हो रही, जो दे दिया हुआ गिफ्ट है ये उसकी बात हो रही है। वादा, गिफ्ट देने का वादा, सिर्फ गिफ्ट देने का वादा नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अलाउड है, बाकी जगह अलाउड नहीं है। ये दो अलग अलग बातें हैं। एक है गिफ्ट दे दिया, भाई मैं इनसे कहूं कि आपने अगर कल अच्छा जवाब दिया तो मैं आपको ये डस्टर गिफ्ट करूंगा, कल उन्होंने अच्छा जवाब दिया और मैंने गिफ्ट नहीं किया, तो ये गिफ्ट देने का वादा मैंने तोड़ा है। और एक है कि मैंने गिफ्ट दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। अब हैंड ओवर करने के बाद मैं वापस नहीं ले सकता। हाँ, गिफ्ट देने के वादे में मैं अगले दिन कह सकता हूं अदालत को कि भाई ये इन्होंने क्या कंसिडरेशन दी है जो मैं इनको गिफ्ट दूं। तो गिफ्ट देने का वादा मना है, बट दे दिया हुआ गिफ्ट अलाउड है। गिफ्ट देने का वादा सिर्फ इन लोगों के दरमियान है जहां नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। अगर दो बंदों के दरमियान एक नियर रिलेशन है, बहन भाई हैं, वालिदैन औलाद है, मियाँ बीवी हैं, कोई भी उनका एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन का रिश्ता है, और वहां एक बंदा दूसरे से वादा करता है कि भाई मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा, और दूसरा बंदा जरा ज्यादा सियाना है और उसको लिखवा लेता है और गवर्नमेंट में रजिस्टर करवा देता है, तो फिर गिफ्ट देने का वादा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अदरवाइज गिफ्ट देने का वादा चूंकि उसमें एक तरफ से कंसिडरेशन और एक तरफ से कंसिडरेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नजर में वैलिड नहीं है। लेकिन चूंकि जो ब्लड रिलेशन है, जो नियर रिलेशन है, उनमें अक्सर इस तरह की गिफ्ट्स का तबादला होता है कि वालिदैन कहते हैं बेटा पेपर पास कर लो, बाइक दिला दूंगा, तो आपने कहना जी अब्बा जी बात तो आपकी बड़ी अच्छी है, लिख के दो और फिर जाके उसको रजिस्टर भी कराएं। तो अगर एग्रीमेंट इन राइटिंग हो, रजिस्टर हुआ हो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से उन पार्टीज के दरमियान हो जिनका एक करीबी ताल्लुक है, तो वन साइडेड कंसिडरेशन के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट इसको मान जाएगा। ठीक है, तो गिफ्ट देने का वादा सिर्फ इनमें अलाउड है, बाकी लोगों में अलाउड नहीं है। गिफ्ट देने का वादा एग्जीक्यूटेबल है या नहीं,
इसकी बात हो रही है। और अगर किसी ने वैसे किसी को गिफ्ट दे दिया तो वो रिवर्सिबल नहीं है। जब गिफ्ट दे दिया तो उसका हो गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसने क्या कंसिडरेशन दी थी मुझे। भाई आपने किसी ना किसी वजह से गिफ्ट दे दिया तो ट्रांसफर हो गया, तो आपके हाथ से चला गया। हाँ, लेकिन गिफ्ट देने के वादे से अगर आप मुकरना चाहें तो मुकर सकते हैं। ये लोग नहीं मुकरेंगे अगर शर्तें पूरी होंगी। नेचुरल लव होगा, नियर रिलेशन होगा, राइटिंग होगा और गवर्नमेंट में रजिस्टर होगा। मतलब दिए हुए को सिर्फ राइटिंग और रजिस्टर होना चाहिए। जी, जो दिया हुआ है अगेन उसकी राइटिंग और रजिस्ट्रेशन भी उस तरह की गिफ्ट में होनी चाहिए जिसमें लिखत पढ़त जरूरी है। वही वाली बात है कि डस्टर की कोई रसीद नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी दी जाएगी तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर होगी, प्लॉट दिया जाएगा तो प्लॉट का इंतकाल होगा, फर्द मलकियत बनेगी। तो जहां पे डॉक्यूमेंटेशन है वहां डॉक्यूमेंट्स के साथ, और जहां सिर्फ पोजेशन है पोजेशन के साथ। दो और सिचुएशंस। प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विस। किसी ने माजी में आपके साथ अच्छा किया और आपने आज वादा कर लिया कि जो तुमने उस वक्त मेरे साथ अच्छा काम किया था मैं तुम्हें उसका बदला देना चाहता हूं। हालांकि उस वक्त उसने वो काम किया था वॉलंटरी वजह से, या फर्ज कर उसकी ड्यूटी थी वो काम करना। वो फायर ब्रिगेड वाला आपकी आग बुझा के चला गया था घर में और उसकी ड्यूटी थी। आपने 2 साल बाद उसे कहा यार ड्यूटी तो तुम्हारी थी लेकिन मुझे लगता है कि तुमने बड़ा कमाल काम किया था, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। तो अगर आप किसी के पास वॉलंटरी सर्विस या पास ड्यूटी जिसका किसी भी हालत में कंसिडरेशन नहीं बनती थी, आज वादा कर लेते हैं कि मैं तुम्हें वो कंपनसेट करूंगा, तो जिस वक्त वादा किया उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। हालांकि इस वक्त वो बंदा आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहा और आप उस बंदे को पैसे दे रहे हैं। तो माजी में किसी ने आपके साथ अच्छा किया और उसने सवाब समझ के वो भूल गया तो कोई मसला नहीं, आप पे कोई लीगल बाउंडिंग नहीं है। लेकिन अगर आपको उसे जाके आप वादा याद कराएं, आप उसे कहेंगे तुमने मेरे साथ अच्छा किया था, अब मैं वादा करता हूं, अब भले जबानी वादा कर लें, अब आप बाउंड हो जाएंगे क्योंकि आपने एक बंदे को जो है 100 बंदे को जगाया है और अचानक से उसको रियलाइज कराया कि तुम्हें मैं इनाम दूंगा। अब अगर इनाम नहीं दिया तो गलत हो जाएगा। ये वन साइडेड कंसिडरेशन है लेकिन ये अलाउड है। आखिरी चीज, टाइम बार डेट। समटाइम क्या होता है, कुछ टाइम गुजरने के बाद डेट टाइम बार्ड हो जाता है। हमारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लिमिटेशन का लॉ बताता है कि 3 साल गुजरने तक अगर एक डेट कोई बंदा तकाजा ना करे, ड्यू हुआ तकाजा नहीं किया और 3 साल गुजर गए तो 3 साल के बाद वो टाइम बार्ड हो जाएगा। अब आपको 18 साल बाद याद आए और आप उस बंदे को ढूंढ के, पता नहीं उसके उस वक्त क्या माली हालात हो, और आप कहें कि मेरे पैसे दो और वो ना दे तो आप उसे अदालत ले जाएं। लॉ कहता है नहीं, एक खास टाइम गुजरने के बाद डेट टाइम बार्ड हो जाएगा, टाइम की तरफ से डेट खत्म हो जाएगा। तकाजा ना करें और 3 साल गुजर जाएं तो डेट खत्म हो जाता है। चेक्स, प्रोमिसरी नोट और इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है 6 महीने में खत्म हो जाते हैं। अगर इस पे एक ड्यू डेट है और उसके बाद पेमेंट नहीं मांगी गई और 6 महीने गुजर गए तो ये टाइम बार्ड हो जाएगा। लॉ ये कहता है कि अगर एक टाइम बार्ड डेट को दोबारा से जिंदा करना है तो उसको राइटिंग करनी है और वो बंदा जिसने पैसे देने थे अगर वो दोबारा वादा करे, अब ये कौन सा वादा है, वन साइडेड वादा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, दूसरा क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं, और इसके पैसे देने की क्या जिम्मेदारी थी, कानूनी तौर पर तो खत्म हो गई थी जिम्मेदारी। तो अगर एक प्रॉमिस हो टाइम बार्ड डेट का राइटिंग में किया जाए, डेटर साइन करे और ये एक ऐसा डेट हो जो कि एनफोर्स नहीं हो सकता था क्योंकि टाइम बार हो गया था, तो इस वाले डेट की हम बात कर रहे हैं। तो अगर टाइम बार डेट एक बंदा आज वादा करता है कि चलो मैं तुम्हें दोबारा से पैसे दे दूंगा तो ये वन साइडेड कंसिडरेशन के साथ अलाउड है, राइटिंग में होना चाहिए वादा। गिफ्ट ट्रांसफर कर दिया जाए राइटिंग में तो वो अलाउड है। गिफ्ट देने का वादा बिटवीन नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाले लोगों में हो, राइटिंग और गवर्नमेंट में रजिस्टर हो तो अलाउड है। पुरानी किसी सर्विस पे आज कंपनसेट करने का वादा जबानी भी हो तो चलेगा। तो ये 4 एक्सेप्शन है इस चैप्टर में। आईकेप को इसकी एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा पसंद है, तो हमारे तकरीबन आधे सवाल इस चैप्टर की इन एक्सेप्शंस में से बन जाते हैं। डन। तो बहरहाल ये हमारा एक टारगेट था जो आज मैं सोने लगा था, लेकिन बाहमी ताउन और रजामंदी से जो है ना ये चीज वो हो गई। तो अच्छा, कल से भी याद रखना है क्योंकि वो हमारा क्लैश, अब हमसे आगे भी क्लास है, हमसे पहले भी क्लास है, तो हम 2 से 4 पे अपने आप को सेटल कर लेंगे और 55 मिनट की क्लास, 10 मिनट की ब्रेक। जी इन्होंने कहा रूम ये वाला कर लें, उन्होंने कहा जी वो वाला अच्छा है, इसमें इख्तिलाफ राय है, तो फिर हम उस कमरे की तरफ चलते हैं जो जरा जो है ना, अगर कुर्सियां पड़ी हुई हैं तो कुर्सियों पे लोग ज्यादा देर तक बैठ लेते हैं, बस सिर्फ ये कंसर्न है। वैसे तो लोग तो बेंच पे भी बड़ा टाइम बैठ ही लेते हैं।